हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन सही चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को कवर किया था। तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपना मौर्यन चैप्टर। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले सबसे पहले जो सुदर्शन लेक था, सुदर्शन लेक है जो वहाँ पे आज के गुजरात में, गुजरात क्षेत्र में, वो कौन से चार राजाओं से संबंधित है। तो आपने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा उसमें हमने चार राजाओं का जिक्र किया था: चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदमन और फोर्थ थे हमारे स्कंदगुप्त। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। तो ये याद रहना चाहिए हमें कि कौन से राजा हैं। राजा थे वो सुदर्शन लेक से संबंधित थे। और उसके बाद जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में जो हेड रूम थे वो कौन थे, ये क्वेश्चन है। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो पैटर्न किंग थे, जिन राजा ने फाइनेंशियल संरक्षण दिया था, मिलिट्री संरक्षण दिया था, पैटर्न किंग की भूमिका किसने निभाई। तो ये चार क्वेश्चन है एज ए रिविजन के तौर पे। तो इसके बाद हम अपने टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। तो आज हम देखेंगे मौर्यन चैप्टर के आगे वाला पार्ट, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे दशरथ मौर्य। दशरथ मौर्य ये कौन थे? ही वॉज अ ग्रैंडसन ऑफ अशोका। और इन्हीं के रूल में जब इनका शासन चल रहा था तो जो दक्कन की टेरिटरी थी, जिनको हम आंध्रा के नाम से भी जानते हैं, इनको हम आंध्रा के नाम से भी जानते हैं, दक्कन की टेरिटरी को, वो हमने मतलब जो मौर्यन एम्पायर है उन्होंने क्या कर दिया था, लूज कर दिया था, लॉस्ट कर दिया था, खो दिया था। और उसके बाद जो संप्रति आते हैं उनके रेन में, वो भी उनके क्या होते हैं, अशोका के ग्रैंडसन। उसमें वो वापस अपने जो आंध्र की टेरिटरी थी वो कब्जा लेते हैं। अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ही डोनेटेड, ही मीन दशरथ मौर्य डोनेटेड अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 caves टू monks आजीविक सेक्ट इन गया। जो दशरथ मौर्य थे उन्होंने 3 कॉम्प्लेक्स ऑफ केव्स क्या करा था, डोनेट किया था, किन्हें, आजीविक सेक्ट को। और इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या था, या फिर इस केव्स का नाम क्या था, नागार्जुनी केव्स नियर बराबर केव्स। तो आई होप आपको ये रिमेम्बर होगा, बराबर केव्स किसने डोनेट किया था, उन्होंने किया था अशोका ने। और ये था 4 कॉम्प्लेक्स ऑफ केव्स। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नागार्जुनी केव्स का एग्जांपल है। और ये आंध्र किंगडम ये पूरा लॉस्ट कर दिया था। तो इसके बाद देखते हैं, संप्रति मौर्य वाज आल्सो ग्रैंडसन ऑफ किसके, अशोका के। लेकिन जो अशोका के पुत्र थे उनका नाम था कुणाल। कुणाल के स्टेप मदर यानी अशोका की दूसरी वाइफ ने इनको क्या कर दिया था, अंधा कर दिया था। तो ये घर बार छोड़ के मतलब चले गए थे और जैनिज्म को अपना लिया था। तो जो अशोका थे वो बुद्ध भगवान को मानते थे। तो उन्होंने लगा कि ये इन्होंने क्या करा है, एज अ रेबिलियन ये बाहर आ गए, विद्रोह के रूप में बाहर चले गए। तो जब संप्रति हुए तो वापस उनके पास गए कुणाल, अपने पिता अशोक के पास गए और उन्होंने बताया कि हमारा पुत्र हुआ है ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने बताया कि मैंने आपसे विद्रोह नहीं किया था, ये एक क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, या फिर ये आपको लगा ऐसा कि हमने विद्रोह किया है, ऐसा विद्रोह नहीं किया था।
और आपने मुझे क्या करा, अंधा कर दिया। लेकिन वो अंधा किसने किया था, उनकी स्टेप मदर ने। तो अशोका का इनमें कोई हाथ नहीं था। तो अशोका ने प्रॉमिस किया कि आफ्टर दशरथ हु विल बी द किंग योर सन संप्रति मौर्य विल बी द किंग, इसलिए उनको किंग बनाया। तो ये तो ऐसे ही स्टोरी थी, ऐसे उसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। अब देखते हैं, ही वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ अशोका, कौन, संप्रति मौर्य। ये 11 ईयर्स के लिए रूल करा था, 224 से 215 BC। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, संप्रति मौर्य है वो किनके फॉलोअर्स थे, जैनिज्म के। ड्यूरिंग हिज रेन, इनके जो राज्य का काल था, इनके काल में इन्होंने रिकंकर कर लिया, द्वारा कब्जा लिया टेरिटरी ऑफ डेक्कन, आंध्र की टेरिटरी को द्वारा अपने राज्य में मिला लिया। आफ्टर अशोका मौर्य एम्पायर वाज रूल्ड बाय वेरियस किंग, तो अशोका के बाद जो उनके राज्य थे मौर्यन एम्पायर, वो बहुत ही अलग अलग किंग के द्वारा क्या होने लगे, रूल किए गए। लेकिन वहां पर क्या था, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, वहां पर विवाद की स्थिति थी कि कौन से राजा थे कौन से नहीं थे। लेकिन जो ये दो किंग हैं, संप्रति मौर्य और दशरथ मौर्य, इनमें कई इतिहासकारों ने अपनी सहमति जताई। इसलिए ये हमारे एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि ये जो दो किंग थे, इनकी जो राज्य के काल थे या फिर जो समय सीमा थी, वो एकदम सही से निर्धारित और सहमति जताई गई। बहुत सारे राजाओं के द्वारा जो इंस्क्रिप्शन थे उनको पढ़े गए। तो हमारे इतिहासकारों ने इन पर क्या क्या कहा कि ये दो किंग की जो हमें तथ्य मिले हैं वो एकदम सही है। तो इसलिए इनको एक वैलिड किंग के रूप में हमारे इतिहासकार जानते हैं। हाउ लिस्ट ऑफ किंग इज म्यूचुअली कॉन्फ्लिक्टिंग इन डिफरेंट सोर्सेस, तो यही बताया गया कि जो अलग अलग राजा थे उनके जो राज्य के कार्यकाल थे उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग जो इंस्क्रिप्शन है, इतिहासकारों ने अलग अलग राय दी है इस आधार पर। अब देखते हैं लास्ट मौर्यन किंग कौन थे, वो बृहद्रथ थे। लास्ट मौर्यन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये लास्ट मौर्यन किंग थे हमारे इतिहास में। और ये देखते हैं इनको हमारे किसके द्वारा किया गया, इनको असैसिनेशन किसके द्वारा किया गया, इनके मिलिट्री जनरल के द्वारा। वो कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनके बाद ही एक नए राज्य का क्या होता है, साम्राज्य का यहाँ पे संस्थापक के रूप में इन्हें देखा जाता है। जो शुंग डायनेस्टी थे, शुंग डायनेस्टी, उनके संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। किनको, पुष्यमित्र शुंग को, जो मिलिट्री जनरल थे किनके, बृहद्रथ के। सॉरी, लास्ट हमारे रूलिंग किंग के, जो कौन थे, बृहद्रथ। अब देखते हैं इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आप आई होप आपको याद होगा कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने किसके एम्बेसडर को, राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो उन्होंने जो भारत आए थे मेगास्थनीज, उन्होंने अपनी जो देखा साम्राज्य को चंद्रगुप्त का, तो उसके आधार पर अपनी पुस्तक जो है उसमें उसका वर्णन किया कि समाज कैसा है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, सांस्कृतिक यहाँ पर संस्कृति कैसी पाई जाती है, लोग कैसे रहते हैं। तो उस जो इन सबको मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी देखा उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, किसने, मेगास्थनीज ने, उसने अपने किसमें लिखा, इंडिका नामक पुस्तक में लिखा। और ऐसे ही एक टेसियस भी थे, इनकी भी क्या थी, पुस्तक थी इंडिका ऑफ टेसियस, लेकिन वो विश्वसनीय नहीं मानी जाती क्योंकि ये कभी इंडिया नहीं आए थे। जो टेसियस थे वो इंडिया कभी नहीं आए थे। इन्होंने क्या करा, भारत में रह रहे लोगों का वर्णन इस प्रकार किया कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका जो हेड है वो डॉग की तरह है, पैर लंबे लंबे हैं। तो ये क्या था, विश्वसनीय नहीं था, ये काल्पनिक ज़्यादा माना जाता था, इसलिए ये वैलिड सोर्स नहीं माना जाता है उस समय की सामाजिक व्यवस्था को दर्शाने के लिए। लेकिन जो मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका, उसको एक विश्वसनीय सोर्स जरिया
स्रोत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वो इंडिया आए थे और उन्होंने सामाजिक जो दर्शन किए उसको हमारे इतिहासकारों ने अलग अलग सोर्सों से क्या कराया, प्रूव कराया कि हाँ अलग उस सोर्स में भी इसका जिक्र है, तो उस आधार पर इसको वैलिड घोषित किया। इसलिए जो मेगास्थनीज की पुस्तक है उसको एक वैलिड सोर्स के रूप में माना जाता है। हालांकि जो स्लेवरी सिस्टम था यहाँ पर, हमारे जो भारतीय व्यवस्था में स्लेवरी दास प्रथा थी, उसका जो मेगास्थनीज है उन्होंने क्या किया, खंडन किया कि भारत में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। हालांकि जो चाणक्य थे उनकी पुस्तक में जो अर्थशास्त्र लिखी थी उन्होंने, एक पॉलिटिकल बेस बुक है वो, तो उसमें स्लेवरी का जिक्र है, लेकिन जो मेगास्थनीज है उन्होंने इसका खंडन किया कि भारत में स्लेवरी नहीं पाई जाती। तो इसका आकलन इससे भी किया जा सकता है, जो स्लेवरी व्यवस्था थी उसकी इंटेंसिटी भारत में उस समय उतनी ना रही हो जिस आधार पर उसको स्लेवरी घोषित किया जा सके मेगास्थनीज के द्वारा। इसलिए उन्होंने स्लेवरी व्यवस्था का खंडन किया। किसने, मेगास्थनीज ने, कि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती। लेकिन वहीं दूसरी ओर चाणक्य की पुस्तक में इसका जिक्र है। तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, बट हाउएवर वी कैन से द इंटेंसिटी ऑफ स्लेवरी इज नॉट हाई। उस लेवल की इंटेंसिटी नहीं थी स्लेवरी की, इसलिए क्या पता है मेगास्थनीज ने इस आधार पर उसको नहीं लिखा अपनी बुक में। तो देखते हैं इंडिका में क्या क्या प्रस्तुत है या फिर क्या क्या इसमें दिए गए हैं, कौन कौन से मेन पॉइंट जो इंडिका पुस्तक में है मेगास्थनीज के द्वारा वो बताए गए हैं। वो क्या है, इंडिया, हाँ, वेरी रिच कंट्री। इंडिया को एक बहुत ही रिच, समृद्ध देश के रूप में दिखाया गया है। किसके द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा। और पहला पॉइंट हो गया, द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ इज एग्रीकल्चर। जो समृद्धि का मेन सोर्स, स्रोत क्या माना जाता था, एग्रीकल्चर। उस समय जो इंडिया इज अ रिच कंट्री, लेकिन रिच, इस समृद्धि का आधार क्या था, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। जो मेन ह्यूमन काइंड या ह्यूमन लेबर के लोग थे वो एग्रीकल्चर ही करते थे। आज भी जैसे एग्रीकल्चर करते हैं उस समय और ज़्यादा करते थे। तो उनकी समृद्धि का, समाज की समृद्धि का यही राज था। इंडिया एज अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री। यहाँ पे जो जब भी जनसंख्या पाई जाती है वैसे ही जनसंख्या उस समय भी पाई जाती थी। जो जनसंख्या थी बहुत ही अधिक थी। तो ये बताया मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में। इंडियंस नेवर चीट एंड लाई। इंडियंस कभी चीट नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे। तो ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया है, जो कि आज के दौर से बहुत ही भिन्न है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, इंडियन आर्मी आर स्ट्रॉन्ग। इंडियन आर्मी आज की तरह ही पहले भी क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी। क्यों, क्योंकि मेन सोर्स था वॉर एलिफेंट। जो इंडियन मोरन एम्पायर थे उनके पास किनका संरक्षण था मिलिट्री पावर में, वॉर एलिफेंट, जो युद्ध में एकदम कौशल युक्त, जिनके पास स्किल्स थे एलिफेंट के, उनको सिखाया जाता था। उनकी मौजूदगी के कारण जो इंडियन आर्मी बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखती है। आगे देखते हैं, अशोक स्तंभ था वो। अब देखते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट। तो जैसा हमने जिक्र किया था, नो स्लेवरी इन इंडिया फाउंड। तो ये इंडिका में तो ये बताया गया, नो स्लेवरी इन इंडिया फाउंड। हाउएवर कौटिल्य इन अर्थशास्त्र डिस्क्राइब स्लेवरी एंड स्लेव्स। तो ये बताया गया अर्थशास्त्र में स्लेवरी का जिक्र है। तो यहाँ क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, दस इन एन एंटायर चैप्टर ऑफ अर्थशास्त्र। हाउएवर स्लेवरी इन इंडिया मस्ट नॉट बी एन एज हार्श। हार्श नहीं होगी स्लेवरी, इसलिए क्या करा, मेगास्थनीज ने इसका जिक्र नहीं किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट्स में लिख सकते हैं। उसके बाद वाइब्रेंट सोसाइटी कैसी थी, वाइब्रेंट सोसाइटी मीन्स देयर इज अ रूल्स एंड रेगुलेशन बट इट वाज नॉट क्रूअल और हार्श। कोई कुछ भी करता था लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन उसको उस प्रकार की सजा नहीं देते थे या फिर वो नहीं दे सकते थे। तो उसी को ही क्या कहते हैं, वाइब्रेंट सोसाइटी के रूप में जाना जाता है। लोग क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, हंसी मजाक उड़ा सकते हैं, उसको बता सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी सजा का रूप नहीं था। उसके बाद यूनिट ऑफ लेंथ।
लेंथ की यूनिट क्या थी, इकाई किस में मापते थे, स्टेडियम में, स्टेडिया, STADIA, इसी से ही आज का शब्द बना है स्टेडियम। और यूनिट ऑफ वेट, जो भार की इकाई थी वेट, इसको क्या कहते हैं, टैलेंट, जो भार की इकाई है उसको टैलेंट कहते हैं, और जो लेंथ की इकाई है, लंबाई की इकाई है, उस समय जो मापते थे उसको क्या कहते हैं, स्टेडिया। पालीबोथरा, पालीबोथरा मीन्स पाटलिपुत्र या फिर पटना आज का, उसको पालीबोथरा एज ए लार्ज एंड प्लैंड सिटी। इंडिका में कैसे सिटी के रूप में दर्शाया गया है किसको, पालीबोथरा को, पटना को एज ए लार्ज, एक विशाल और प्लैंड की प्रीप्लैंड सिटी है। और इस प्रीप्लैंड सिटी में क्या है, वुड, जो लकड़ी था वो मेन बिल्डिंग मटेरियल था। सबसे पहले जो मेन बिल्डिंग मटेरियल होता है, किसी किसी में ईंट होता है, किसी में कांच, ये सब, लेकिन यहाँ पे क्या है, वुड। इस समय जो पालीपुत्रा सिटी था उसमें मेन बिल्डिंग मटेरियल कौन सा था, लकड़ी, इम्पोर्टेंट है ये। अब ये देख लेते हैं 1930 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI है, उन्होंने डिस्कवर किया वुडन पैलेस इन पाटलिपुत्र। 1930 में ASI ने क्या खोज की, वुडन पैलेस, महल इसका लकड़ी का, कहाँ पर, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र आज के पटना में। तो अब देख लेते हैं आगे वाला क्या दर्शाया गया है या क्या प्रदर्शित किया गया है इंडिका में। तो इंडिका में आगे 7 फोल्ड्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में जो 7 फोल्ड्स हैं हमारे, 7 फोल्ड मीन्स 7 लेयर सोसाइटी के, कि पहले कौन से लोगों को महत्व दिया जाता था, उसके बाद कौन से। तो ये ऐसा इंडिका मैगस्थनीज ने भी इंडिका में प्रदर्शित किया है, और जो कि एक तरीके से कॉपी है किसकी, हेरोडोटस की। जो पहले यहाँ देख लेते हैं, 7 फोल्ड डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को 7 फोल्डों में क्या करा, डिवाइड किया गया है, किसके द्वारा, मैगस्थनीज के द्वारा। मैगस्थनीज डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी इन 7 फोल्ड्स, मैगस्थनीज ने 7 फोल्डों में भारतीय समाज को क्या करा, बांटा है, डिवाइड किया है। आइदर इट वाज अ सोशल रियलिटी, ये सोशल रियलिटी भी हो सकती है, रियलिटी बेस्ड भी हो सकती है, या फिर जो मैगस्थनीज ने एक तरीके से कॉपी करने की कोशिश की, किसको, हेरोडोटस को, फादर ऑफ हिस्ट्री, हु वाज डिवाइडेड इजिप्शियन सोसाइटी इन 7 फोल्ड। जैसे हेरोडोटस ने क्या किया था, इजिप्शियन सोसाइटी को 7 भागों में बांटा था, वैसे ही किसने, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटने की कोशिश की। तो ये बताया गया यहाँ पे, और वो कौन कौन सी सोसाइटी थे, सोसाइटी में लोग देख लेते हैं हम। सबसे लास्ट में आते हैं हर्ड्समैन, यहाँ पे हर्ड्समैन को तीसरा लिखा है, गलत है जो भी। सबसे लास्ट में किनको, हर्ड्समैन, जो जानवर पशु ये सब उनका पालन करते थे, वो उनको लास्ट में रखा गया। वंडर विद कैटल, जो कैटल के साथ अपने पशु के साथ घूमते थे। इन्वॉल्व इन ट्रेड, और हर्ड्समैन क्या करते थे, वो व्यापार में भी सम्मिलित थे, और वो कर भी चुकाते थे, क्योंकि कर हर साम्राज्य के लोग, मतलब हर समाज में हर वर्ग के लोग चुकाते थे, ब्राह्मण इन सब को छोड़ के। लेकिन जो हर्ड्समैन थे वो भी क्या करते थे, कर चुकाते थे। अब 6 नंबर पे आते हैं, ये जिनकी स्थिति खराब है उनसे बढ़ते क्रम में है। सबसे खराब स्थिति हर्ड्समैन की थी, उसके बाद फार्मर्स। मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो फार्मर थे उनकी सबसे पॉपुलेशन क्या थी, सबसे अधिक थी। उसके बाद दे आर द रीजन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया, तो जैसे बताया गया था एग्रीकल्चर इज द रीजन ऑफ वेल्थ, वैसे ही फार्मर ही क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, तो वो क्या हुए, उनके कारण हुए इंडिया की समृद्धि के। नो वन अटैक ऑन देम, फार्मर पे कोई क्या करता था, अटैक नहीं करता था, अटैक नहीं करता था। चाहे वो युद्ध के बाद अगर वो राज्य हार भी गया हो, तब भी जो एनिमी आर्मी थी उन पे कभी अटैक नहीं करती थी, क्योंकि जो मुख्य खाने का जरिया है और फसलों का जरिया है, क्रॉप्स, इनके द्वारा उगाया जाता था, फार्मर के द्वारा।
इसलिए इन पर कोई हमला नहीं करता था। शॉपकीपर एंड आर्टिजन, 5वें नंबर पे आते हैं शॉपकीपर एंड आर्टिजन। मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ सिटीज एंड ट्रेड, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी इनकी वो सिटी में रहती थी और ये किस में इन्वॉल्व थे, ट्रेड एंड कॉमर्स में, वाणिज्य में और व्यापारिक गतिविधियों में ज़्यादा क्या थे, एक्टिव थे। अब देख लेते हैं चौथे नंबर पे आता है सोल्जर। जो सोल्जर है वो मोस्ट इन्फ्लुएंसर इन कॉमर्स, जो कॉमन लोग हैं, आम लोग हैं, उनमें सबसे इन्फ्लुएंसर, जो इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं वो कौन होते हैं, सोल्जर थे उस समय। और आज के समय में कौन होते हैं, पुलिस वाले होते हैं ये सब। क्योंकि जो उस समय सोल्जर थे वो अपने साथ, अगर वो सोल्जर हॉर्स सोल्जर है कि हॉर्स संभालते हैं, तो जब छुट्टियां होती थी वो अपने साथ हॉर्स लाने की उनको इजाज़त थी। अगर वो एलिफेंट संभालते हैं तो एलिफेंट लाने की इजाज़त थी अपने घर पे, तो जो सामाजिक में उनका रुतबा था वो बढ़ जाता था। अगर उनको गन संभालने की स्थिति, गन संभालने की जिम्मेदारी दी जाती थी उनको, तो वो उनको राइट्स था कि जब वो छुट्टी पड़े तो वो अपने साथ अपने घर उस गन को अपने साथ ले जाए, तो समाज में उनका रुतबा क्या होता था, बढ़ जाता था। इसलिए इनको मोस्ट इन्फ्लुएंसर कॉमनर्स भी कहा जाता है। दे कैरी देयर वेपन इवन अ पीस टाइम, ये बताया गया है जब युद्ध या फिर उनकी जो ड्यूटी खत्म हो जाती थी उसके बाद भी वो अपने जो हथियार हैं उनको कैरी कर सकते थे। अब देख लेते हैं थर्ड नंबर पे आते हैं ओवरसियर। ओवरसियर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेट लॉ। ओवरसियर मीन्स जो जूनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं लॉ को, उनको कहा जाता था उस समय, जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, या एग्जीक्यूट कहा गया है, ना कि लॉ मेकिंग करते हैं। अब लॉ मेकिंग किस नंबर पे आ जाते हैं, सेकंड नंबर पे। जो नियम व्यवस्था उस समय बनाते थे उनको क्या कहते थे, काउंसलर्स। आई होप समझ में आया हो। फर्स्ट सेकंड हो गया काउंसलर, और ये क्या करते थे, लॉ मेकिंग करते थे, नियम कानून बनाते थे, काउंसलर्स। और इन्हीं लॉ नियम कानून को कौन एग्जीक्यूट करते थे, ओवरसियर। अब फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं हमारे सोफिस्ट। सोफिस्ट मीन्स एजुकेटेड पर्सन, जिनके पास ज्ञान का भंडार हो, जिन्होंने बहुत सारी जो ज्ञान की व्यवस्था है उसको कायम की हो, और जो बुक्स के जरिए अपने एजुकेशन शिक्षा प्राप्त की हो। और उस समय कोई भी सोफिस्ट बन सकता था पढ़ाई लिखाई करके। तो इसमें मेन कास्ट आ जाते हैं ब्राह्मण, श्रमण, जिनको कहते हैं मॉन्क्स को श्रमण भी कहते हैं। मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड रिस्पेक्टेबल एंड स्टडी एंटायर है, ये सबसे रिस्पेक्टेड कहलाते थे कौन, सोफिस्ट। और ये पूरी जीवन अपने क्या करते थे, स्टडी में बिताते थे। एनीवन कुड बी बिकम सोफिस्ट, कोई भी सोफिस्ट बन सकता था। पीपल अप्रोच फॉर प्रोफेसिस। प्रोफेसिस मीन्स जो फ्यूचर देख सकता है, फ्यूचर के बारे में बता सकता है, उसको कहते हैं प्रोफेसिस। तो इनके पास आते थे अपने फ्यूचर दिखाने के लिए ये सब। और कोई भी सोफिस्ट बन सकता है, मतलब उस समय बन सकता था। इसके बाद कॉइनेज देख लेते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद में जो कॉइन थे उनको क्या कहते थे, निष्क। जो गोल्ड कॉइन थे उनको क्या कहते हैं, निष्क। ये देख लेते हैं, सही इंपॉर्टेंट टर्म है, फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए। तो निष्क क्या था, एक गोल्ड कॉइन था। कौन से समय में, ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में ये किस में यूज होता था, पूजा पाठ में, और एज एन ज्वेलरी, श्रृंगार के रूप में, या फिर पूजा पाठ में ये यूज होता था। पनी, पनी मीन्स ट्रेडर, व्यापारी। व्यापारी को क्या कहते हैं, पनी। अब देख लेते हैं लेटर वैदिक एज, जिसमें कृष्णा, तो कृष्णला, कृष्णा मीन्स काला। और तो ये जो वर्ड यूज किया गया कृष्णला, ये क्या होते थे, सिल्वर कॉइन, ये ब्लैक होते थे। तो कृष्णला कैसा था, एक सिल्वर कॉइन था जो कि कौन से कलर में थे, ब्लैक। कृष्णला से याद कर सकते हैं, कृष्णा मीन्स ब्लैक। अब शतमान, शतमान भी कौन से कॉइन थे, सिल्वर कॉइन थे, लेकिन कौन से पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में।
और जो निष्क थे वो वैदिक पीरियड में गोल्ड कॉइन के नाम से जाने जाते थे, या गोल्ड कॉइन का रूप होते थे निष्क कॉइन। और शतमान और कृष्णला कौन से सिल्वर कॉइन लेटर वैदिक पीरियड में पाए जाते थे। अब देख लेते हैं महाजनपद पीरियड में कॉइन को किन नामों से जानते हैं। जो गोल्ड कॉइन थे उनको स्वर्ण, स्वर्ण तो आज भी सोने को ही कहते हैं, तो वैसे भी हम याद कर सकते हैं। गोल्ड कॉइन को स्वर्ण कहते थे कौन से पीरियड में, महाजनपद पीरियड में। और जो सिल्वर कॉइन थे उनको रुपया या पूर्णा, रुपया या पूर्णा कहते थे। और कॉपर को पना, कॉपर को क्या कहते थे, पना, कर्षपना, मासपना, ये सब। और ये कैसे होते थे, पंचमार्क कॉइन। पंचमार्क मीन्स जैसे ये शेप में इरेगुलर होते थे, इनका कोई फिक्स साइज नहीं था, तो इनका जो साइज था वो इरेगुलर था, किसी भी शेप के ही बनाए दिए जाते थे। शेप इरेगुलर थी और इस पे 5 मार्क होते थे, पंचमार्क कॉइन भी कहते हैं इसलिए। और ये क्या थे, इरेगुलर इन शेप, शेप में इरेगुलर थे, समान नहीं थे। मार्क पंच ऑन इट, ये बताया गया। कॉइन्स आफ्टर ग्रीक कास्ट डाई स्टडी, कॉइन्स आफ्टर ग्रीक को कहते हैं कास्ट डाई स्टडी, क्योंकि वो सेम होते थे और इसमें पंचमार्क पाया जाता था, इसलिए इसको पंचमार्क कॉइन कहते हैं। आई होप समझ में आया। इसके बाद मौर्यन पीरियड में देख लेते हैं। पना मीन्स 1 रुपए को कहते हैं पना उस समय के। और पना मीन्स आधा, पना का आधा, 1/2। पद मीन्स 1/4, पद को क्या कहते हैं, 1/4 में मापते हैं। और अर्धपद मीन्स इसका भी आधा, 1/8। इसको अष्टभागिका भी कहते हैं। अर्धपद को क्या कहते हैं, अष्टभागिका। अष्ट मीन्स 8, तो 1/8 को ही अर्धपद भी कहते हैं और अष्टभागिका भी कहते हैं। मत्सक मीन्स 1/16। तो जो ये व्यवस्था थी मापने की कॉइन को, पैसों को, ये कब तक चली थी, इंडियन वैली सिविलाइजेशन से मौर्यन एज से, पहले इंडियन वैली सिविलाइजेशन से चली थी, उसके बाद मौर्यन एज तक पहुंची, उसके बाद 1957 में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। तब तक चली थी 1957 तक, इस कॉइनेज को तुमने अपनाया था। इसके बाद जो 1957 के बाद जो हुआ था उसको कहते हैं, जो व्यवस्था है 1/6 आना, फिर ये 1/1, 1 आना में 4 पैसा, फिर 1 रुपये में 64 पैसा पहले होता था। अब कितना होता है 1 रुपये में, 100 पैसा। पहले कितने थे, 1 रुपये में 64 पैसा। तो ये बताया गया इस 1957 तक ये व्यवस्था चली थी। अब उसके बाद हम पेंटिंग को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कि मौर्यन एज में पेंटिंग पाई गई थी या नहीं, या अगर नहीं पाई गई तो किस कारणों से नहीं पाई गई, ये सब हम जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन रेज इन कमेंट सेक्शन।